हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब कोई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। मैं हूँ अभिषेक आनंद, आपका फिजिक्स टीचर। तो लास्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर रहे थे, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ था, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, अगर एक प्लेनर मोशन की बात कर रहे हैं, मोशन इन ए प्लेन, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। अगर एक प्लेन में मोशन हो रहा है, टू डायमेंशनल मोशन है, तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन का एकमात्र मतलब होता है उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन। अगर आपको उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन पता है, मतलब आपको ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन पता है, जिसका कुछ एग्जाम्पल भी हम दिए थे। उसके एक स्पेशल केस की बात कर रहे थे कि जब हम प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन लेते हैं, वर्टिकल को y और हॉरिजॉन्टल को x लेते हैं, ये कंडीशन दिया हुआ था। उस कंडीशन में अगर हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें कि मेरा पार्टिकल अगर u से फेंका गया है थीटा एंगल पे, तो वो जिस पाथ पे चलता है उस पाथ का इक्वेशन कुछ आया था, y बराबर x टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत? इसको अगर थोड़ा अच्छे से रीअरेंज करोगे तो ये कुछ इस फॉर्मेट का था, y बराबर बी एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर। और अगर आपको ग्राफ याद है, ग्राफ में हम आपको बताए थे कि ये एक इन्वर्टेड पैराबोला, क्या है? इन्वर्टेड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा शेप है, ये सेमी सर्कल नहीं है या कोई और कर्व नहीं है, रदर देन इट इज पैराबोलिक। इट इज पैराबोलिक मतलब आप किसी चीज को अगर ग्राउंड टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन करते हो, है ना, या आप ऐसे किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, तो उसका जो पाथ होता है वो कैसा होता है? पैराबोलिक। कोई दिक्कत? अभी और बात करेंगे हम इस पर, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन हम लोग मान के चल रहे हैं कि जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फ्री फॉल एक्सेलेरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब हम धरती से बहुत ऊपर मूव नहीं कर रहे हैं और इतना दूर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हमको अर्थ का कर्वेचर अकाउंट में लेना पड़े। इन चीजों के एजम्पशन के अंडर मेरे पास जो इक्वेशन आया था वो कैसा है? पैराबोलिक। वो कैसा है? पैराबोलिक। इसका एक अल्टरनेट फॉर्म जो कई बार आपके लिए आसान हो जाता है, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो ये आप याद रख सकते हो, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। y बराबर, ऐसा करते हैं, x टेन थीटा को कॉमन ले लेते हैं, x टेन थीटा को आप कॉमन ले लो, तो बचेगा 1, ठीक है, यहां बच जाएगा 1, और साथ में बचेगा आपका हाफ जी एक्स बाय यू। टेन थीटा कॉमन ले रहे हैं ध्यान से, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगा आपका नीचे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता? इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा मर जाएगा, नीचे बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर जाके फिर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉमन लेने पे ही आ जाएगा। सॉरी, एक टर्म हम छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे 1 भी बचेगा ना, तो ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, लिख सकते हैं, ठीक है। यही इक्वेशन है, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर रहे हैं। अच्छा ध्यान से देखो आपको, तो रेंज का, इसके लिए रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा? यहाँ पे यू स्क्वायर होगा ना, हाँ यू स्क्वायर है, ठीक है, यू स्क्वायर। रेंज का फॉर्मूला है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। तो 1/r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? g बाय 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ दिख रहा है?
कुछ दिख रहा है? ये 1 बाय रेंज है ना? तो ये वाला पूरा टर्म अगर आप लेते हो तो ये क्या है? 1 बाय रेंज। तो इसको हम लोग ऐसे भी अल्टरनेट फॉर्म में लिख सकते हैं, y बराबर x टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। लिखा जा सकता है। कई बार ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है इसीलिए, और कुछ खास नहीं। ठीक है, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, जहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री काम में आ जाएगा। अब यही दिक्कत हो जाता है, अभी जैसे हम आपको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बता रहे हैं और क्वेश्चन देंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर लोगे कि ये तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का है ना। लेकिन जेई इज़ नॉट कि आपका दिया होगा कि इस टॉपिक का, इसीलिए हम बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जैसे एक सवाल है, मान लो हम u से थीटा पे प्रोजेक्ट किए। कितने पे? थीटा पे। ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ। इस पे एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है P। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मिला रहे हैं और इधर मिला रहे हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल को हम बोल रहे हैं अल्फा और इस एंगल को बोल रहे हैं बीटा। ठीक है, आपको प्रूफ करना है tan अल्फा प्लस tan बीटा बराबर tan थीटा। प्रूव इट। ठीक है, 4 मिनट का टाइम है, इसको ट्राई करो, फिर इस पे बात करते हैं। देखिए, ट्राई करते हैं। देखो, इस पॉइंट का कुछ भी कोऑर्डिनेट होगा x1, y। ठीक, अगर ये पॉइंट इस पैराबोला पे है तो वो इस पैराबोला के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा होगा। अरे कोई पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे होता तो वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, सर्कल पे होता तो उस सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अगर कोई पॉइंट इस पैराबोला पे है तो इस पैराबोला के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, ये एंगल बीटा है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा हो जाता है y। ठीक है, इस इक्वेशन को लिखने के लिए ये मेरा y एक्सिस होना चाहिए और ये मेरा x एक्सिस होगा। ठीक, अच्छा ये दूरी कितना हो जाएगा आप ही बताओ? x1। अरे अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1, y1 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी? x1 है ना, और ये हाइट y1। ठीक है, ये बचा हुआ दूरी क्या बचेगा? r माइनस x1। अरे टोटल किसके बराबर है? रेंज के बराबर, तो उसको लिखा जा सकता है r माइनस x1। ठीक है, तो पहले तो लिखते हैं tan अल्फा। tan अल्फा कितना आ रहा है ध्यान से देखना। tan अल्फा जो आएगा आपका, ये आएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी y1 बाय x1। और tan बीटा क्या आएगा? ये सॉल्यूशन वाला पार्ट है। tan बीटा क्या आएगा? बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल है, आपको हर बुक में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे चीज़ें आसानी से सॉल्व करी जा सकती, कैसे हम सोचते हैं। tan बीटा क्या आ रहा है? y1 बाय रेंज माइनस x1। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का सम है तो सम करके देखते हैं क्या आ रहा। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा क्या आ जाएगा? tan अल्फा प्लस tan बीटा, इट विल कम आउट टू बी
y1 इंटू r माइनस x1 प्लस x1 डिवाइडेड बाय x1 इंटू r माइनस x1। ठीक है, आई होप आपको सम करना आता है ना। तो दिस विल कम आउट टू बी, ये मर जाएगा तो y1r बाय x1 इंटू r माइनस x1। यहाँ तक में तो कोई परेशानी नहीं। टेन थीटा के बारे में सोचते हैं तो देखो, अच्छा हमको ये देखना है कि इसमें मेरे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो मेरे कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उस पॉइंट के, प्लस टेन थीटा आ रहा है। अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ये वाला फॉर्मेट यूज करो, ध्यान से देखो, अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि ये कभी कभी कितना फास्ट हो जाता है। ये वाला फॉर्मेट यूज करो तो अगेन वो पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट उस पैराबोला पे लाई कर रहा है। y के जगह पे y1 पुट करो और x के जगह पे x1 इंटू 1 माइनस x1 बाय r। कोई दिक्कत? तो यहां से हो जाएगा y1 बराबर x1, ये इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा r माइनस x1 टेन थीटा बाय r। टेन थीटा का वैल्यू मेरे हिसाब से आ गया, देखो उसके बराबर टेन थीटा बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा y1 r बाय x1 इंटू r माइनस x1, दैट्स ऑल है। अरे आ गया। तो आपको लगा अच्छा ऐसा सवाल करना सर, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं, कई सवाल हम आपको अभी दिखाएंगे जिसमें इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपको चीज़ों को सोचना और आसान बना देता है, और साथ में भी हम थोड़ा सा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को एनालाइज करेंगे और अच्छे से। ठीक है, तो पहले यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कर लो जल्दी से। चलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बातों को एनालाइज करते चलते हैं। अगर हम ये सारा कंडीशन फॉलो कर रहे हैं कि प्रोजेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोल रहे हैं, वर्टिकल को y बोल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल को x बोल रहे हैं, g का वैल्यू कांस्टेंट ले रहे हैं, तो उस केस में मेरा पाथ कैसा आया? पैराबोलिक। पाथ कैसा है? पैराबोलिक, जिसका इक्वेशन ये है। ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम अगर एक्सिस अलग चूज कर लेंगे, ध्यान से सुनना, हम अगर एक्सिस अलग चूज कर लेंगे तो इस पार्टिकल का पाथ पैराबोलिक नहीं होगा। भाई पाथ तो नेचर डिसाइड किया ना, है? पाथ तो नेचर डिसाइड किया कि पैराबोला पे मूव करेगा। ठीक है, आपके लिए इक्वेशन ऐसा नहीं दिखेगा, इक्वेशन किसी और फॉर्मेट का दिखेगा। तो हम आपको ये समझा रहे हैं कि इस इक्वेशन को यूज करने के लिए ये कंडीशन होना चाहिए। दैट डजंट मीन कि अगर हम अपना जो एक्सिस है वो कुछ और चूज कर लें तो ये पैराबोलिक नहीं आएगा। तब भी पाथ कैसा आएगा? पैराबोलिक ही आएगा। हाँ, मेरे पास कुछ ऑल्टरनेट इक्वेशन दिखेगा, वो कैसा दिख सकता है उस पर बात करते हैं। तो इसी पे एक सवाल आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना। प्रूव दैट, सवाल बोलो, कॉन्सेप्ट बोलो, फॉर कांस्टेंट एक्सीलरेशन वी ओनली हैव two possible paths। और ये पाथ्स या तो पैराबोलिक होगा या स्ट्रेट लाइन होगा।
ये प्रूव करना है, ठीक है। यू हैव टू प्रूव कि अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, इसमें आप कंडीशन क्या हो गया कि मेरा एक्सेलेरेशन वेक्टर कैसा है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा with given some velocity, then it could have only two possible path. Either it will be a straight line or it will be a parabola. You have to prove it. Try yourself. ठीक है, 4 मिनट ट्राई करने का टाइम। ध्यान से सुनो, क्या क्या केस हो सकता है हम उस पर बात करते हैं। 2 केस हम लोग देख चुके हैं कि जब इनिशियल वेलोसिटी या तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हो या एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी यू या तो ऐसे हो और मान लेते हैं एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, यहां पे मान लेते हैं, लेट्स सपोज। तो इस केस को हम देख चुके हैं कि u या तो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है या एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है ना। तो कैसा पाथ होता था, स्ट्रेट लाइन। अरे किसी बॉल को वर्टिकली अप फेंकते थे, है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ। वही बॉल जब नीचे आ रहा होता था तो u और g का डायरेक्शन सेम हो जाता था, है ना। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो जाता था, और जब ऊपर जा रहा था तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होता था। लेकिन दोनों केस में पाथ कैसा था, स्ट्रेट लाइन। इस चीज को तो हम पढ़ लिए। मतलब अगर एंगल बिटवीन u एंड a, वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री या पाई है, 0 है या पाई है। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 है या पाई है, तो पाथ कैसा होगा, पाथ इज ए स्ट्रेट लाइन। अब हम एक जनरल केस की बात कर सकते हैं जहां पे इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 और पाई को छोड़ के कोई एंगल, कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो लेट सपोज एंगल है थीटा, ये मेरा एक्सेलरेशन वेक्टर है ना, और ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा। ठीक है, अब जो पाथ होगा दैट विल बी अ पैराबोला। वो पाथ कैसा होगा, पैराबोला। यही प्रूफ करना है कि अदर देन एंगल 0 एंड पाई, अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी के साथ कुछ एंगल थीटा बना रहा है, तो द पाथ विल बी अ पैराबोला। ठीक है, देखो यहां पे अगेन अ गुड चॉइस ऑफ एक्सिस विल मेक ऑल द डिफरेंस। कैसे, हम क्या करते हैं कि एक एक्सिस इधर ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं y। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया। ऐसा करने का मेरा ये लॉजिक था कि देखो यहां पे तो कोई सा भी पैरामीटर हमको पता नहीं कि कब मोशन एंड हो रहा है, कहां हो रहा है। ठीक है, हम जनरली निकालना चाहते हैं कि y एज ए फंक्शन ऑफ x, या ऐसे बोल सकते हैं कि पहले y कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और x कोऑर्डिनेट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लेंगे और फिर टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पे इधर y एक्सिस लेने का रीजन क्या है पता है, यहां पे रीजन है कि मेरा एक एक्सिस जो होगा वो एक्सेलरेशन फ्री हो जाएगा, है ना। उसमें वो आप कांस्टेंट वेलोसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर पाओगे, तो काम थोड़ा तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग होगा ना, सिर्फ y में डील करते वक्त हमको एक्सेलरेशन से डील करना होगा और x में डील करते वक्त एक्सेलरेशन से डील करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए इसको हमने क्या ले लिया, y, और इसके परपेंडिकुलर को हम क्या ले लेते हैं, x। कोई दिक्कत। अगेन ऑर्थोगोनल कंपोनेंट है तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, u का कंपोनेंट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ध्यान से देखना, बिल्कुल x एक्सिस अलग, y एक्सिस अलग। ठीक है, तो
इधर हो जाएगा u cos थीटा और इधर हो जाएगा u sin थीटा हो जाएगा x में, और y में हो जाएगा u cos थीटा। इसको हटा दे क्योंकि इसका कंपोनेंट ले चुके हैं हम ऑलरेडी, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट क्या हो गया, u sin थीटा। देखो इसलिए बोलते हैं रटो मत, प्रोजेक्टाइल में देखो x कंपोनेंट कितना आ रहा था, u cos थीटा, यहाँ पे कितना आ गया u sin थीटा, इसलिए रटो मत, रटोगे तो मरोगे। और इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट u cos थीटा, x में कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं, 0, है ना। और y में मेरा एक्सेलेरेशन कितना आ गया, प्लस a, हमेशा माइनस में जरूरी नहीं, देखो यहाँ a की प्लस a की प्लस एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है ना। तो x कोऑर्डिनेट का इक्वेशन क्या आएगा जल्दी से बताओ, x बराबर आ जाएगा u sin थीटा t, क्योंकि x में तो कोई एक्सेलेरेशन नहीं है ना। और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो बहुत आसानी से लिख सकते हो u cos थीटा t प्लस हाफ at स्क्वायर। अरे होगा, ठीक है। अभी हम मिटाना नहीं चाहते हैं, इसको रहने दो यहीं पे, ठीक है। यहाँ नीचे में हम लिख देते हैं। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x चाहिए या x एज ए फंक्शन ऑफ y चाहिए, तो किसको हटाना पड़ेगा, टाइम को। तो हटाओ, तो y बराबर u cos थीटा, और t के जगह पे क्या पुट कर दोगे, x बाय u sin थीटा, है ना। अरे t के जगह पे पुट कर सकते हो ना वहां से, x बाय u sin थीटा। तो वहां से आ जाएगा आपका x cot थीटा, ठीक है। और प्लस हाफ at स्क्वायर, तो वहां पे टाइम के जगह पे पुट कर दोगे x बाय u sin थीटा। तो यहां से आ जाएगा प्लस हाफ a x स्क्वायर बाय u स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इस बार आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन आप ध्यान से देखो, y बराबर bx प्लस ax स्क्वायर है, y बराबर bx प्लस ax स्क्वायर, मतलब 100% ये किस पाथ पे जा रहा है, पैराबोलिक पाथ पे जा रहा है। किस पाथ पे जा रहा है, पैराबोलिक। तो अब ये कॉन्सेप्ट हम याद रख सकते हैं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में दो ही पाथ पॉसिबल है। ध्यान से सुनो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में दो ही पाथ पॉसिबल है। अब वो एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है ये कोई मायने नहीं रख रहा, वो ग्रेविटी के कारण हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हो रहा है, कोई मायने नहीं रखता। बस मायने क्या रखता है कि अगर मेरा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो उस केस में पार्टिकल का दो ही पाथ हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन वेक्टर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल 0 या पाई है तो स्ट्रेट लाइन, और उन दोनों को छोड़ के कोई सा भी एंगल है तो पाथ कैसा होगा, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, ठीक है। तो यहां पे अगर एक्सपेक्टेड पाथ की बात करें तो ये कुछ ऐसे आएगा, ध्यान से। ठीक है, ये कभी भी ऐसे टर्न हो के उसको मैच नहीं करे, कभी भी एक्सेलरेशन की तरफ हमेशा मुड़ रहा हो, ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ होगा। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक नोट डाउन करो जल्दी से। और बहुत सारी बातें जो मैंने बताई हैं यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, वो भी अपने लैंग्वेज में लिखो, ठीक है। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल है, अगर आप फालतू का मैथमेटिक्स लगाओगे बहुत लंबा जाएगा, कॉन्सेप्ट लगाओगे बहुत आसान।
क्या बोल रहा है कि एक दिन हवा चल रही थी, तेज हवा चल रही है, जिसके कारण अगर आप किसी चीज को फेंकते हो तो आपकी तरफ भी उसको एक एक्सेलेरेशन मिल जाता है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो है ही 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में एक और एक्सेलेरेशन उसको मिल जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपकी तरफ। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें तो इस पार्टिकल का जो नेट एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, पहले तो ये बताओ। कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, ये ऐसे 10 और इधर 2, तो इसका नेट कुछ ऐसे है ना, जो कि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा। नीचे का जो कंपोनेंट है वो हमेशा 10 है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो हमेशा 2 है। दैट मीन्स द पार्टिकल इज स्टिल हैविंग अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब बोल रहा है कि किसी चीज को, किसी पत्थर को कैसे हम फेंकें, किसी बॉल को, कि वो वापस मेरे पास आ जाए। ध्यान से सुन, बोल रहा है कि इस सिचुएशन में इस आदमी को, ठीक है, इस आदमी को एक बॉल फेंकना है, तो वो बॉल किधर फेंके कि वो बॉल वापस उसी के पास आ जाए। अब ध्यान से सुन, पहले तो इस सवाल को आप खुद से ट्राई करो, बस 4 मिनट में। कितने में? 4 मिनट में। या तो आप इसका एक्स कोऑर्डिनेट अलग टाइम पे, वाई कोऑर्डिनेट अलग टाइम पे लिख के फिर उसको 0,0 के बराबर कर दो, आ जाएगा। ठीक है, टाइम का फंक्शन लिख लेना, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वाई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, दोनों में एक्सेलरेशन है ना, और उसको अगेन 0,0 कर देना। ठीक है, वहां से एक सॉल्यूशन आ जाएगा, लंबा, घटिया, फालतू। ठीक है, अब एक स्मार्ट मेथड बताते हैं, कोई ट्रिक नहीं है, 100% कॉन्सेप्ट। आपको अगर याद हो तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट। हाँ सर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 2 ही पाथ पॉसिबल है, या तो स्ट्रेट लाइन या पैराबोला। पैराबोला वाले पाथ को अगर फॉलो करें तो कभी वापस नहीं आएगा, ये तो सोच लो, क्योंकि पैराबोला जहां से स्टार्ट हो रही है कहीं से भी, वो ऐसे, वो वापस कैसे आएगा? और अगर वापस आ गया तो ये पैराबोला नहीं है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन में तो ऐसा पाथ पॉसिबल नहीं है। 2 ही पाथ पॉसिबल है, स्ट्रेट लाइन या पैराबोलिक। मतलब अगर इस पार्टिकल को वापस यहां पे आना है, ध्यान से सुन, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन का वो केस बताओ जब आप किसी चीज को फेंकते और वो चीज वापस आपके पास आ जाता, वर्टिकली अपवर्ड आता है ना। उस केस में क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी ऊपर और एक्सेलरेशन नीचे, मतलब ऑपोजिटली डायरेक्टेड होना चाहिए। क्या क्या ऑपोजिटली डायरेक्टेड होना चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और एक्सेलरेशन वेक्टर। मैथमेटिकली इसको लिख सकते हो यू कैप बराबर माइनस ए कैप। अरे यू कैप यू का डायरेक्शन बता रहा है और ए कैप ए का डायरेक्शन। यहां पे भी अगर आप ध्यान से सोचो तो पार्टिकल कब वापस आएगा इसके पास? अगर ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में बॉल को फेंक दे। तो यहां पे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या? ध्यान से देखना, ये है एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, अरे है ना। मान लो ये एंगल क्या है? थीटा। अगर ये बॉल को इसके अपोजिट डायरेक्शन में फेंके, यानी ऐसे, ठीक है, इस एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंके, यानी बॉल जो है, सिर्फ डायग्राम से देखो मेरा सवाल का आंसर, कुछ ऐसे फेंका जाए यू, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, है ना। मतलब अगर ये थीटा पे फेंक दे तो बॉल वापस आ जाएगा। अरे क्या होगा? देखो, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के अपोजिटली डायरेक्टेड है, तो पार्टिकल पहले स्लो होगा और फिर उसी पाथ पे वापस आ जाएगा। सर थीटा तो पता ही नहीं। बिल्कुल पता है, इस डायग्राम से देखो, ये 2, ये 10, ये 10, ये 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? tan थीटा बराबर 2/,
10, थीटा बराबर 10 इनवर्स 1/5। तो आप बोलोगे कि हॉरिजॉन्टल से अगर थीटा एंगल बनाते हुए पार्टिकल को फेंक दे तो पार्टिकल अगेन उसी जगह पे आ जाएगा, उसी के पास आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला सॉल्यूशन समझ में आया हो, है ना। और नहीं तो घिसने वाला मेथड तो है ही आपके पास, बैठ के घिसना, ठीक है। यहाँ पे बताओ कौन सा ट्रिक लगा, कोई ट्रिक नहीं, प्योर कॉन्सेप्ट। कोई दिक्कत तो जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए थोड़ा सा और इस इक्वेशन को एनालाइज करते हैं। y बराबर एक्स टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान से देखो तो ये किस में क्वाड्रेटिक है, x में क्वाड्रेटिक है ना। x में क्वाड्रेटिक है मतलब y के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x का मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैथ में पढ़ोगे तो वहां आपको बताया जाएगा एट मोस्ट कितना सॉल्यूशन पॉसिबल है, 2। कोई दिक्कत? हम आपको फिर से बोल रहे हैं कि चूंकि ये y में क्वाड्रेटिक है, सॉरी x में क्वाड्रेटिक है, तो एट मोस्ट x का कितना वैल्यू पॉसिबल है, 2। x में क्वाड्रेटिक है तो x का मैक्सिमम कितना सॉल्यूशन आ सकता है, 2। हम यहां पे एक मैक्सिमम टर्म यूज कर रहे हैं, है ना। ध्यान से सुनो, फॉर अ गिवन y we have maximum 2 values of x। हम आपको इसका मीनिंग समझाते हैं। जीरो सॉल्यूशन भी आ सकता है, कैसे? जब सॉल्यूशन रियल ना हो। बताते हैं। जैसे मान लो ये जो प्रोजेक्टाइल है इसका मैक्सिमम हाइट 5 मीटर है, क्या है, या 10 मीटर, ठीक है। इसका मैक्सिमम हाइट क्या है, 10 मीटर। तो इस इक्वेशन में अगर आप 5 मीटर रखते हो, इस इक्वेशन में y का वैल्यू 5 मीटर रखते हो, क्या रखते हो, 5 मीटर, तो आपको x का 2 वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? ध्यान से सुनना। आप इसमें 5 मीटर रखते हो मतलब 5 मीटर यहाँ कहीं होगा, अरे y बराबर 5 यही कहीं होगा ना, ये 10 है तो ये 5 होगा। जैसे पुट करोगे तो आपको x का 2 वैल्यू मिलेगा, एक ये x1 और एक ये x2। समझ में आया? तो कितना सॉल्यूशन आ गया, 2। अब बोलोगे सर 2 सॉल्यूशन तो हमेशा आएगा, नहीं। अब आप पुट कर दो y का वैल्यू, y का वैल्यू 100 मीटर। भाई ये कभी 100 मीटर पे पहुंचा ही नहीं, कहां पहुंचा ये 100 मीटर पे, ये तो मैक्सिमम 10 मीटर पे पहुंच रहा है। तो x के किस वैल्यू के लिए ये y पे 100 पे था, x का कोई भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उस केस में विल गेट नो सॉल्यूशन। समझ में? कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। अरे x अब y अगर आप 50 पुट कर दो कैसा सॉल्यूशन आएगा? कभी ये y इक्वल टू 50 वाले कोऑर्डिनेट को क्रॉस किया ही नहीं, किया क्या? ऑब्वियसली कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। समझ में आया? तो चूंकि ये अगर एक्स वाई की बात कर रहे हैं, एक्स में ये क्वाड्रेटिक है, तो फॉर अ गिवन वाई मैक्सिमम एक्स का कितना वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू। कितना वैल्यू हो सकता है, 2 वैल्यू मैक्सिमम। और अगर 10 पुट कर दोगे तो 1 वैल्यू आएगा एक्स का, अगर मैक्सिमम हाइट वाला पुट कर रहे हो। असल में क्या होता है, वहां भी 2 सॉल्यूशन होता है बट दोनों सेम हो। आप पढ़ते हो ना यूनिक सॉल्यूशन, है ना, तो यहां पे दोनों सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रह जाएगा
कि फॉर अ गिवन y कोऑर्डिनेट यू विल हैव मैक्सिमम ऑफ 2x कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत? देखो जैसे 5 मीटर पुट करोगे तो 2 जगह पे ये 5 मीटर पे है ना, इस डायग्राम से आप देख सकते हो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y बराबर x टेन थीटा माइनस एक्स स्क्वायर जी बाय 2u स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ध्यान से देखना, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है सर, अच्छी बात है। हम इसमें x कोऑर्डिनेट भी फिक्स कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट भी फिक्स कर देते हैं और u भी फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यानी x1, y1 पॉइंट है, x1, y1 पॉइंट है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u। तो ये देखो किसमें क्वाड्रेटिक हो जा रहा है, मतलब अगेन थीटा का 2 वैल्यू आ सकता है फॉर अ गिवन स्पीड सच दैट, ध्यान से सुनना, यू कैन हैव 2 वैल्यूज फॉर थीटा फॉर अ गिवन स्पीड सच दैट पार्टिकल क्रॉसेस द सेम पॉइंट। अरे अगर ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है तो अगेन टेन थीटा का भी 2 वैल्यू आ सकता है ना, एट मैक्स आ सकता है ना। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इस सिचुएशन को अगर आप डायग्राम पे देखना चाहोगे तो एक गिवन u के लिए ध्यान से सुनना, एक गिवन u के लिए ये भी u से फेंका गया और ये भी u से फेंका गया, लेकिन ये एक अलग एंगल θ1 पे फेंका गया और ये एक अलग एंगल θ2 पे फेंका गया है, फिर भी दोनों का दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 को क्रॉस कर रहा है। ऐसा होने का मैथमेटिकल रीजन आपको समझ में आ रहा है कि ये टेन थीटा में क्वाड्रेटिक है ना। तो फॉर ए पर्टिकुलर u एंड अ पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट you can have maximum of 2 theta for which the projectile will cross that particular point। बात समझ में आई है ना, पक्का? फिर से सुनो, अगर हम u फिक्स कर दें तो 2 अलग अलग थीटा के लिए वो पार्टिकल सेम पॉइंट से क्रॉस कर सकता है कि नहीं? पक्का? क्योंकि ये टेन थीटा में भी क्वाड्रेटिक है, तो यू कैन हैव मैक्सिमम 2 रियल वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, 2 पार्टिकल, ठीक है, दोनों को सेम स्पीड से फेंकना है, एक को θ1 पे फेंक रहे हैं और एक को θ2 पे, सच दैट कि वो सेम पॉइंट से क्रॉस कर रहा है x1, y1। कर सकता है, अभी तुरंत इस बात पे चर्चा हुई कि फॉर अ गिवन स्पीड वी कैन हैव 2 एंगल सच दैट दैट क्रॉसेस द सेम पॉइंट। हाँ सर, कर सकता, बिल्कुल कर सकता। अच्छा, अब मेरा सवाल है कि ये जो है पहला वाला जो है, जो नीचे से जा रहा है, इसका नाम पार्टिकल 1 है और जो ऊपर से जाके आ रहा है उसका नाम पार्टिकल 2 है। अब ऐसा तो नहीं है कि एक साथ फेंकेंगे तो दोनों एक साथ वहां पहुंचेगा, नहीं, जरूरी नहीं है कि एक साथ फेंकने से दोनों एक साथ पहुंचे। ठीक है, मेरा सवाल है कि आपको स्पीड दिया हुआ, आपको एंगल दिया हुआ, आपको पाथ दिया हुआ, सब कुछ आपको बताना है कि पहले किसको फेंका जाए और बाद में किसको फेंका जाए कि दोनों यहां पे जाके कोलाइड कर सके। मतलब इसको पहले फेंका जाए कि इसको, पार्टिकल 1 को पहले फेंका जाए कि पार्टिकल 2 को पहले फेंका जाए, है ना, सच दैट कि दोनों x1, y1 पे एक साथ पहुंचे, है ना, सच दैट कि वो x1, y1 पे एक साथ पहुंचे। ठीक है, खुद से ट्राई करो पहले तो, जल्दी, फिर बात करते हैं।
चल देखो इसका सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2, ठीक है। दोनों का जो इनिशियल स्पीड है वो सेम है ना, दोनों का इनिशियल स्पीड सेम है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी सेम नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बोलें कि ये दोनों यहां पे कोलाइड कर रहा है, दैट मीन्स कि दोनों x में तो बराबर दूरी पे होगा सेम टाइम पे, अरे होगा ना। अगर दोनों कोलाइड कर रहा है मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट तो उस समय सेम होना चाहिए, बिल्कुल। दोनों का x में डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, सेम, तभी तो यहां कोलाइड करेगा, ठीक है सर, अच्छी। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो दूसरे पार्टिकल का वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा हाइट पे जा रहा है। बता चुके हैं कि अगर एंगल बढ़ाएंगे सेम स्पीड पे तो वो ज्यादा हाइट क्रॉस करेगा, मतलब उसका y कंपोनेंट ज्यादा है। यानी हम बोल सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है 1 का और इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है 2 का, अगर इसको कंपेयर करें, ध्यान से सुनो, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो y कंपोनेंट है 2 का, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ y कंपोनेंट ऑफ 1। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं h मैक्स जो मैक्सिमम हाइट है वो होता है uy²/2g, है ना। तो जिसका हाइट ज्यादा, जिसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा, उसके वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज्यादा। अरे होगा नहीं समझ में? जिसके इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ज्यादा उसका हाइट ज्यादा, क्योंकि हाइट बराबर होता है uy²/2g, मतलब y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर फॉर ग्रेटर हाइट। यस सर, इसका मतलब है कि सेकेंड पार्टिकल का, यानी जो θ2 पे फेंका गया है, उसके इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, ज्यादा। तो ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट ऑफ 2 मस्ट बी लेस देन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x कंपोनेंट ऑफ 1। सर ये आप कैसे बोल रहे हो? पहले तो मैथ से आप बता सकते हो कि थीटा ज्यादा है तो कॉस थीटा कम हो जाता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, स्पीड दोनों का क्या है, सेम है, और स्पीड बराबर क्या होता है, ux² + uy²। अरे है ना, अगर इसको सेम रहना है तो जिसका y कंपोनेंट ज्यादा होगा उसका x कंपोनेंट कम हो जाएगा। अरे तभी तो उनका स्क्वायर का सम का जो अंडर रूट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब x में कौन ज्यादा तेज चल रहा है, पार्टिकल 1 की पार्टिकल 2? अरे x में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है ना, तो x में जिसका इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा वो ज्यादा तेज चल रहा होगा, तो कौन x में ज्यादा फास्ट चल रहा होगा, पार्टिकल 1। अच्छा, दोनों को उस जगह पे एक टाइम पे पहुंचना है, कहां पे, x1, y1 पे, मतलब दोनों का x में डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, सेम होना है ना। अगर यहां आके टक्कर होना है तो दोनों का x में डिस्प्लेसमेंट क्या होना है, सेम। अब आप ही बताओ, एक पार्टिकल x में फास्ट चल रहा है और एक पार्टिकल x में स्लो चल रहा है, कांस्टेंट से चल रहा है, तो पहले किसको फेंकना चाहिए, जो फास्ट चल रहा है कि जो स्लो चल रहा है? जो स्लो चल रहा है x में। अरे जो फास्ट चल रहा है वो अपने आप उसको कवर अप कर लेगा, है ना। तो पहले किसको फेंकना चाहिए, पार्टिकल 2 को। किसको फेंकना चाहिए, पार्टिकल
2 को कितना पहले फेंकना चाहिए वो भी बता सकते हो। दोनों को x में सेम चलना है तो आप लिख सकते हो u2x, और इसको मान लो लगा t2 टाइम, कितना टाइम लगा t2, मस्ट बी इक्वल टू u1x इंटू t1। ठीक है, ज्यादा टाइम किसको लगा होगा, दूसरे वाले को, अरे इसको पहले फेंका गया ना, तो आप इसको इधर ला सकते हो। T2 बाई T1, इनका टाइम का रेशियो आ जाएगा U1x बाय U2x। आ जाएगा, ठीक है, एक ये भी हो। तो प्रोजेक्टाइल में आई होप एक क्लास और लगेगा, फिर हम लोग रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफ़ी है, बहुत सारी नई बातें आज हम लोग सीखें, तो इन चीज़ों को ग्राफ्स कीजिए। और आपका असाइनमेंट हम डाल चुके हैं, आज भी लिंक डाल देंगे नीचे, उसमें आपका लिखा हुआ मोशन इन 1 डायमेंशन एंड मोशन इन 2 डायमेंशन का भी असाइनमेंट उसी लिंक में मिल जाएगा, तो वो आप जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कीजिए। और HC वर्मा भी आप कर सकते हैं। आप हम बता दे रहे हैं, लास्ट का 10 क्वेश्चन छोड़ के आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो काइनेमेटिक्स चैप्टर का। ठीक है।